नमस्कार सर्व शिक्षक मित्रांनो. CTETच्या अभ्यासामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. हिंदीच्या आणखी एका नवीन तासिकेमध्ये आपलं मी सहर्ष स्वागत करतो. हिंदी एवं शिक्षा शास्त्र इस विषय में हम आज भाषा शिक्षण के सिद्धांत उपचारात्मक शिक्षण इस विषय पर 30 प्रश्नों की मालिका लेने वाले हैं. शुरू करते हैं हम अपनी मालिका. और पहला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप देखते हैं कि एक छात्र कक्षा में मौखिक रूप से बहुत सक्रिय है, लेकिन लिखित कार्यों में व्याकरणिक संरचनाओं का बार बार गलत उपयोग करता है. भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप सबसे प्रभावी होगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पर्याय है. सबसे पहला पर्याय देखिए, छात्र की मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के बीच के अंतर का विश्लेषण करना, क्योंकि यह व्यक्तिगत भिन्नता और क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ शिक्षक त्रुटियों के मूल कारण को समझने का प्रयास करता है. इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है. आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ. उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में एक शिक्षक को निदानात्मक परीक्षण के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए. तो क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले छात्रों की विशिष्ट कठिनाइयों के आधार पर शिक्षण योजना तैयार करनी चाहिए. पर्याय क्रमांक सी देखिए, क्योंकि निदान का मुख्य उद्देश्य कठिनाइयों की पहचान कराना, जिसके तुरंत बाद उपचारात्मक योजना बनाना आवश्यक है. इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है. आगे बढ़ते हैं सवाल 3 की तरफ. चॉम्स्की के भाषा अर्जन उपकरण LAD के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एक माध्यमिक स्तर के शिक्षक को भाषा शिक्षण में किस बात पर सर्वाधिक बल देना चाहिए. किस बात पर सर्वाधिक बल देना चाहिए. सी की तरफ देखिए, छात्रों को समृद्ध भाषाई परिवेश और विविध अनुभव प्रदान करने चाहिए. चॉम्स्की के अनुसार परिवेश ही जन्मजात क्षमता को सक्रिय करता है और सार्वभौमिक व्याकरण को समझने में मदद करता है. इसलिए पर्याय क्रमांक सी जो है, पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है. आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ. उपचारात्मक शिक्षण में पुनरावृत्ति का क्या महत्व है, जो यह सामान्य शिक्षण से कैसे भिन्न है. तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी देख सकते हैं कैसे भिन्न है. यह केवल उन्हीं अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जहाँ छात्र त्रुटि करते हैं, क्योंकि उपचारात्मक पुनरावृत्ति लक्षित होती है जबकि सामान्य शिक्षण में यह संपूर्ण पाठ का सारांश होती है. इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है. 5वां प्रश्न देखते हैं. भाषा शिक्षण का जीवन समन्वय का सिद्धांत यह सुझाव देता है कि, क्या सुझाव देता है. पर्याय क्रमांक बी देखिए, विषय वस्तु को छात्र के वास्तविक सामाजिक अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए. तो यहाँ पर 4 पर्याय में से आप बी पर्याय देख सकते हो. पर्याय क्रमांक बी इसी का योग्य उत्तर है. जब भाषा अधिगम वास्तविक जीवन के संदर्भों से जुड़ता है तो वह अधिक अर्थपूर्ण और स्थायी होता है. इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है. 6वां प्रश्न देखते हैं. यदि किसी छात्र को पठन वैकल्य यानी कमतरता, उसे डिस्लेक्सिया कहा जाता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उपचारात्मक शिक्षण के दौरान एक भाषा शिक्षक की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होनी चाहिए. तो सबसे पहला जो पर्याय है उसकी तरफ देखिए, बहुसंवेदी शिक्षण विधियों का उपयोग कराना, जैसे श्रवण, दृश्य और स्पर्श. तो डिस्लेक्सिया के छात्रों के लिए सूचनाओं को संसाधित करने के लिए वैकल्पिक इंद्रियों का उपयोग करना वैज्ञानिक रूप से प्रभावी होता है. इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है. 7वें प्रश्न की तरफ चलिए. भाषा शिक्षण की रुचि के सिद्धांत के अनुसार कक्षा में छात्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी घटक कौन सा है. तो पर्याय क्रमांक ए उसका सबसे प्रभावी घटक है. शिक्षण सहायक सामग्री का चयन छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल करना, क्योंकि रुचि तब उत्पन्न होती है जब सामग्री छात्र के अनुभव और समझ के स्तर से मेल खाती है. इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है. आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ. एक उपचारात्मक शिक्षक के रूप में आप पाते हैं कि एक समूह संधि के नियमों को समझ तो गया है, लेकिन वाक्य में प्रयोग असफल है.
आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? क्या होगी आपकी अगली कार्रवाई? तो पर्याय क्रमांक सी में आपकी अगली कार्रवाई दी गई है। प्रासंगिक संदर्भों में संधि युक्त शब्दों के प्रयोग का अभ्यास कराना, ये आपको करना होगा, क्योंकि नियमों को जानना और उनका प्रयोग करना अलग कौशल है। अनुप्रयोग पर बल देना ही यहाँ पर उपचार होगा। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 9वें प्रश्न की तरफ चलिए। भाषा शिक्षण में क्रियाशीलता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गतिविधि द्वारा सर्वोत्तम रूप से क्रियान्वित होता है? तो किस गतिविधि द्वारा सर्वोत्तम रूप से क्रियान्वित होता है? तो पर्याय क्रमांक ए देखिए, छात्रों द्वारा स्वयं नाटक का मंचन और संवाद लेखन करना, क्योंकि यह गतिविधि छात्र को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सक्रिय रखती है और भाषा के व्यावहारिक प्रयोग को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर हमें चारों पर्याय दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे आखिरी पर्याय देखिए, आपकी समझ में आएगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर। यदि निदान गलत है तो उपचार कभी सफल नहीं हो सकता। सही पहचान ही सफलता की कुंजी मानी जाती है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास क्षेत्र के सिद्धांत को भाषा कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण के रूप में कैसे लागू किया जाता है? कैसे लागू किया जाता है? तो उसके लिए आपको सी पर्याय देखना पड़ेगा। सहपाठियों के सहयोग और शिक्षक द्वारा यानी स्कैफोल्डिंग प्रदान करके, क्योंकि जेडपीडी वह अंतर है जिसे बच्चा दूसरों के सहयोग से पूरा कर सकता है, जो उपचारात्मक शिक्षण का आधार माना जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 12वें प्रश्न की तरफ आइए। भाषा शिक्षण के अनुकरण के सिद्धांत का प्रयोग करते समय शिक्षक को सबसे अधिक सावधान किस विषय में रहना चाहिए? अनुकरण सिद्धांत के लिए तो हमें सबसे किस बात के लिए सावधान रहना चाहिए? तो पर्याय क्रमांक ए देखिए, स्वयं के उच्चारण और भाषाई आदर्श की शुद्धता पर हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि छात्र शिक्षक का अनुकरण करते हैं, इसलिए शिक्षक का भाषा प्रयोग दोषमुक्त होना अनिवार्य होता है। इसलिए यहाँ पर आप चारों पर्याय में से देख सकते हैं पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का अचूक या सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं सवाल 13 की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन, जैसे हम सीसी ही कहते हैं, कि क्या भूमिका है? क्या भूमिका है? पर्याय क्रमांक बी देखिए, यह शिक्षण के दौरान अधिगम की रिक्तियों की निरंतर पहचान करने में मदद करता है, क्योंकि सीसीई के माध्यम से शिक्षक को तुरंत फीडबैक मिलता है, जिससे उपचार की आवश्यकता का पता चलता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। भाषा शिक्षण की स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन तब होता है जब, डी पर्याय देखिए, जब शिक्षक छात्रों को केवल एक ही उत्तर देने के लिए विवश करता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भाषा विकास के लिए आवश्यक है। बंद अंत वाले प्रश्न सृजनात्मक को रोक देते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। निदानात्मक परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? क्या है निदानात्मक परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण में अंतर? तो पर्याय क्रमांक ए देखिए, निदान कमियों को खोजने के लिए है, जबकि उपलब्धि स्तर को मापने के लिए। क्योंकि निदान क्यों नहीं सीखा पर ध्यान देता है, जबकि उपलब्धि क्या और कितना सीखा पर ध्यान देता है। इसलिए यहाँ पर पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। भाषा शिक्षण के निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को पाठ शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? पाठ शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? पर्याय क्रमांक बी देखिए, छात्रों को स्पष्ट रूप से बताना कि वे इस पाठ से क्या सीखने वाले हैं। यह हमें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। कब? पाठ शुरू करने से पहले। पर्याय क्रमांक बी, क्योंकि स्पष्ट उद्देश्य छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और उन्हें अधिगम के प्रति सचेत बनाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण में खेल विधि
का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो खेल का प्रयोग करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पर्याय क्रमांक सी देखिए, यह सीखने के प्रति छात्र के तनाव और हीन भावना को कम करता है, क्योंकि कठिनाई का सामना कर रहे छात्र अक्सर डरे होते हैं। खेल वातावरण को सहज और मनोरंजक बनाता है, इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। भाषा शिक्षण के बोलचाल के सिद्धांत के अनुसार लिखित भाषा से पहले मौखिक भाषा पर बल देना क्यों आवश्यक है? तो बोलचाल के सिद्धांत के अनुसार लिखित भाषा से पहले मौखिक भाषा पर बल देना क्यों आवश्यक है? क्योंकि मौखिक भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे स्वाभाविक और प्राथमिक माध्यम है। पर्याय क्रमांक सी में हमें दिया गया है, इसलिए पर्याय क्रमांक सी जो है यह इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है, क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से पहले बोलना सीखता है। सुदृढ़ मौखिक आधार ही बेहतर लेखन में सहायक होता है, इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। यदि एक छात्र हिंदी की उपभाषा के प्रभाव के कारण मानक हिंदी में गलतियां करता है, तो उपचारात्मक कदम क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला जो पर्याय है उसके तरफ देखिए, मानक और क्षेत्रीय भाषा के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए तुलनात्मक अभ्यास कराना, क्योंकि छात्र की भाषा सम्मान करते हुए उसे मानक भाषा की बारीकियों को समझना ही सही उपचार है, इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 20 की तरफ। भाषा शिक्षण के चयन और श्रेणीकरण के सिद्धांत में श्रेणीकरण का अर्थ क्या है? क्या है श्रेणीकरण का अर्थ? तो पर्याय क्रमांक बी देखिए, विषय वस्तु को सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात के क्रम में व्यवस्थित करना, क्योंकि अधिगम तब आसान होता है जब नई जानकारी छात्र के मौजूदा ज्ञान पर क्रमिक रूप से निर्मित की जाती है, इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप चारों पर्याय देख सकते हैं, लेकिन इसमें पर्याय क्रमांक बी ही इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण की एक सीमा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो कौन सी हो सकती है? पर्याय क्रमांक ए देखिए, यदि इसे नियमित शिक्षण के साथ एकीकृत न किया जाए तो यह छात्रों में अलगाव पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक ए जो है, पर्याय क्रमांक ए आप देख सकते हैं, अलग से विशेष कक्षाएं लगाने पर छात्रों को लग सकता है कि वे पिछड़े हैं, जो उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, इसलिए यहाँ पर पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ। भाषा शिक्षण का बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत किस बात पर जोर देता है? किस बात पर जोर देता है? तो सी देखिए, भाषा के सभी चार कौशल्य यानी LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग, तो यहाँ पर भाषा के सभी चार कौशल्यों का एकीकृत और साथ साथ विकास करना, क्योंकि भाषा एक समग्र इकाई है। सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने को अलग थलग करके नहीं सिखाया जाता, इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान स्व अधिगम को प्रोत्साहित करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? पर्याय क्रमांक बी देखिए, ताकि छात्र अपनी गलतियों को स्वयं पहचाने और सुधारने की क्षमता विकसित कर सके, क्योंकि स्वायत्तता और आत्म सुधार भाषा कौशल के स्थायित्व के लिए आवश्यक है, इसलिए आप देख सकते हो चारों पर्याय में से पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 24 की तरफ। भाषा शिक्षण के अभ्यास के सिद्धांत में थॉर्नडाइक के किस नियम का समावेश होता है? अभ्यास के सिद्धांत में, तो यहाँ पर अभ्यास के सिद्धांत में सबसे आखिरी पर्याय देखिए, उपयोग और अनुपयोग का नियम। तो भाषा एक कौशल है जिसे अभ्यास यानी उपयोग से ही बनाए रखा जा सकता है, अन्यथा उसे भुला दिया जा सकता है, इसलिए सबसे आखिरी पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण में पुनर्बलन का उपयोग करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पुनर्बलन में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बी देखिए, सुधार के छोटे छोटे प्रयासों की प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण आत्मविश्वास को बढ़ाता है, खासकर उन छात्रों के लिए जो सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 26 की तरफ। भाषा शिक्षण के अनुपात और क्रम का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि, क्या सुनिश्चित करता है? पर्याय क्रमांक बी देखिए, भाषा के सभी अंगों
देखो यहाँ पर आप भाषा के सभी अंगों व्याकरण शब्द कौशल को उचित महत्व और सही क्रम में सिखाया जाए, क्योंकि संतुलन और सही क्रम जैसे सरल से जटिल भाषा अधिगम को सुव्यवस्थित बनाते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 27 की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण की व्यक्तिगत विधि का मुख्य लाभ क्या है? तो व्यक्तिगत विधि का मुख्य लाभ क्या है? तो पर्याय क्रमांक ए देखिए, यह प्रत्येक छात्र की विशिष्ट और अलग अलग कठिनाइयों को समाधान करती है। हर बच्चे की सीखने की गति और समस्या अलग होती है। व्यक्तिगत ध्यान उन्हें बेहतर समझने में मदद करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 28 की तरफ। भाषा शिक्षण में लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत कक्षा में कैसे प्रतिबिंबित होता है? अब कैसे प्रतिबिंबित होता है? तो पर्याय क्रमांक बी देखिए, जब शिक्षक सभी छात्रों को प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने के समान अवसर देता है, उसी लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शिक्षण के मूल आधार है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान सहकर्मी शिक्षण का उपयोग करते समय शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक, एक पर्यवेक्षक जो समूह की अंतक्रिया पर नजर रखे, ऐसी हमारी भूमिका होनी चाहिए। तो पर्याय क्रमांक ए देखिए, शिक्षक को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चर्चा सही दिशा में हो रही है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों और उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या है अंतिम लक्ष्य? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक ए दिया है, छात्र की भाषाई क्षमता का सर्वांगीण विकास और आत्मविश्वास बढ़ाना, यही उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक नहीं, बल्कि प्रभावी संचार और व्यक्तित्व का विकास है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो यहाँ पर हमारे सवाल खत्म होते हैं और इनके जवाब और स्पष्टीकरण भी आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यानी आने वाले सभी वीडियो CTET के हो या TET के हो, सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। रुकता हूँ, फिर मिलेंगे नए तासिका के साथ। जब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।